नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने PSIR लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आज के लेक्चर में हम लोग मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में बात करेंगे और सोशल लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे। हमारी जो जर्नी रही है वो क्लासिकल लिबरलिज्म से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर हमने मॉडर्न लिबरलिज्म देख लिया, फिर नियो लिबरलिज्म की भी हमने बात कर रखी है। आप अगर ये 3 लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले वो लेक्चर देखिए, तभी आपको ये सीरीज़ समझ में आएगा कि किस तरह से क्लासिकल लिबरलिज्म से हम लोग मॉडर्न लिबरलिज्म की व्याख्या करते हैं और फिर नियो लिबरलिज्म को देखते हैं। और अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो सोशल लिबरलिज्म और लिबरलिज्म का ही एक और एक्सटेंशन है मल्टीकल्चरलिज्म, हम आज उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोशल लिबरलिज्म से। देखिए, पहले एक सीरीज़ समझ लीजिए कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या बोल रहा था, मिनिमम स्टेट की बात कर रहा था, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहा था और मिनिमल स्टेट की बात कर रहा था। ये सिर्फ स्टेट को एक वॉचमैन की तरह देखता है कि हमारे जो राइट्स हैं, जो हमें नेचुरल राइट्स मिले हैं, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ही स्टेट बना है। ये कौन बात करता है? क्लासिकल लिबरलिज्म। जब मॉडर्न लिबरलिज्म में हम आते हैं तो देखते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई समाज में, जिसको दूर करने के लिए मॉडर्न लिबरलिज्म लाया गया। और चूँकि एक सोशलिस्ट मूवमेंट खड़ा हो चुका था, कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो उसके डर से भी लिबरलिज्म ने अपने आप में बदलाव किया और उस बदलाव का ही नाम क्या है? मॉडर्न लिबरलिज्म, और जिसमें ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है। लेकिन जब वेलफेयर स्टेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कालांतर में कि जो यूरोपियन स्टेट हैं वहाँ पर ये कहने लगा कि जो स्टेट जो है वो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि क्रेडल टू ग्रेव, वो सारी सुविधाएं स्टेट के बर्डन पर आ जाता है, जिससे फिजिकल डेफिसिट काफ़ी बढ़ जाता है। याद कीजिए, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जब फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ रहा था तो लोगों में कंसर्न जगा और फिर नियो लिबरलिज्म का कंसेप्ट आया, जिसमें बोला गया कि स्टेट को एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि नियो लिबरलिज्म तक हमने सारी चीज़ों को देखा था। नियो लिबरलिज्म के जितने भी प्रोपोनेंट्स हुए हैं, जैसे कि F.A. हायक को देखा था हमने, डेविड मोरेर को देखा था, रोथबार्ड को देखा था। ठीक है, तो इन सब को हमने देखा था नियो लिबरलिज्म में। और नियो लिबरलिज्म तक हमने आते आते क्या देखा था कि स्टेट को फिर से रोल बैक करने के लिए बोला गया और वाशिंगटन कंसेंसस की बात हुई, WTO की बात हुई। ठीक है, और फिर से स्टेट को क्या किया गया? फिर से स्टेट को एक मिनिमम स्टेट के रोल निभाने के लिए बोल दिया गया। और ये बात सामने आई कि स्टेट को सिर्फ और सिर्फ आदमी की, जो मनुष्य की जो नेचुरल राइट्स है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है और साथ ही जो इंडिविजुअल है उसको मैक्सिमम फ्रीडम देना चाहिए। यानी कि ये क्लासिकल लिबरलिज्म को ही नियो लिबरलिज्म ने फिर से इस्टेब्लिश करने की बात करी। जब यहाँ तक कि क्लासिकल लिबरलिज्म से भी आगे जाकर ये नियो लिबरलिज्म बात करते हैं। जैसे F.A. हायक क्या बात करते हैं कि प्लानिंग जो कमीशन आपने बना रखा है, प्लानिंग जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही इलॉजिकल है कि उससे कुछ भला नहीं होने वाला है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा नहीं उससे, क्योंकि जितनी भी प्लानिंग है वो फेल हो जाती हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किया था नियो लिबरलिज्म में। ये सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लीज़ जाके इसे देखें। आज हम शुरुआत करते हैं सोशल लिबरलिज्म से। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म, और साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म के जो क्रिटिसिज्म है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हमारा लिबरलिज्म का टॉपिक आज ख़त्म होने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान से लेक्चर को देखिए सोशल लिबरलिज्म। अब जैसे ही हमने देखा, एक सीरीज आपको समझ में आ गया होगा दिमाग में कि क्लासिकल लिबरलिज्म के काउंटर में आया कौन? क्लासिकल लिबरलिज्म के काउंटर में आया मॉडर्न लिबरलिज्म, और मॉडर्न लिबरलिज्म के काउंटर में आया नियो क्लासिकल लिबरलिज्म। अब नियो क्लासिकल लिबरलिज्म से जो इनइक्वालिटी समाज में डेवलप हुआ, उसी को काउंटर करेगा कौन? सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म, यानी कि सोशल लिबरलिज्म भी एज ए रिस्पॉन्स किसके आ रहा है? ये आ रहा है नियो क्लासिकल लिबरलिज्म के रिस्पॉन्स में आ रहा है। अब ये नियो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है उसके रिस्पॉन्स में आ रहा है, तो ये भी क्या बात करेगा? वेलफेयर स्टेट की बारे में बात करेगा, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब WTO का गठन हुआ, ग्लोबलाइजेशन पीक पर आया, तो क्या हुआ कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा। और सिर्फ ये इनइक्वालिटी इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा स्टेट भी हो गया। 2 तरह से इनइक्वालिटी बढ़ा। इंटर स्टेट यानी कि 2 स्टेट के बीच में, 2 नेशंस के बीच में
इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ गया। यहीं पे हम लोग बात करेंगे नॉर्थ एंड साउथ डिवीज़न की। आप लोग न्यूज़पेपर में ये पढ़ते होंगे, जो न्यूज़पेपर डेली आता है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल में नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड की बात होती है। ये नॉर्थ और साउथ डिवाइड क्या है? नॉर्थ यानी कि जो यूरोपियन कंट्री जो नॉर्थ में है इस्टेब्लिश हैं, वो पहले डेवलप हो गए, उनमें उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड साउथ के जो कंट्रीज हैं जैसे कि साउथ अमेरिका की कंट्रीज हो गई, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया। तो नॉर्थ और साउथ में एक डिवीज़न देखा जाता है, इकोनॉमिकल बेस पे डिवीज़न देखा जाता है, डेवलपमेंट बेस पे डिवीज़न देखा जाता है, सोसाइटल बेस पे भी डिवीज़न देखा जाता है। तो ये जब WTO ग्लोबलाइजेशन का दौर बहुत ज़्यादा पीक पर हुआ तो ये डिवीज़न आना लाजमी था, तो इंटर स्टेट भी डिवीज़न हो गया। और इस सिर्फ ये इंटर स्टेट ही नहीं हुआ, आप इंट्रा स्टेट भी देख सकते हैं, यानी कि विद इन कल्चर देख सकते हैं, आप विद इन ए कंट्री देख सकते हैं। जैसे कि इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि एक जो पार्टिकुलर कास्ट या क्लास के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में ज़्यादा है, जबकि दूसरा एक क्लास है जिसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और मेजर जो पुअर पीपल हैं उसी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इन सब के क्रिटिसिज्म में ही क्या आया? सोशल लिबरलिज्म आया, क्योंकि जब इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई तो जो आपका पर्पस है एक वेलफेयर का वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर से आया कि वेलफेयर स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हो। और इसके जो प्रोपोनेंट हुए वो प्रोपोनेंट आपको लिख लेना चाहिए कि जैसे कि जॉन रॉल्स, ठीक है, अमर्त्य सेन हो गए, उसके बाद जिन रेंज, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, जिन रेज, जोसेफ स्टिग्लिस, तो ये सब किसके प्रोपोनेंट हैं? ये सब सोशल लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट हैं। और ये विश्वास रखते हैं कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, स्टेट का एक कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए आदमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में। जो बात कौन करता था? मॉडर्न लिबरलिज्म ही बात करता था। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द सोशल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। जबकि बहुत बार ऐसा यूज होता है कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसी को सोशल लिबरलिज्म भी बोल दिया जाता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस क्या है कि देखिए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म था, मॉडर्न लिबरलिज्म आपने क्लास किया होगा तो आपको पता होगा कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म है ये भी क्या है? स्टेट को रोल को डिफाइन कर रहा है और स्टेट का इंटरवेंशन ये चाहता है, ठीक है, जबकि क्लासिकल नहीं चाहता था। सोशल लिबरलिज्म भी स्टेट के रोल को रिकॉग्नाइज कर रहा है और ये भी स्टेट का इंटरवेंशन चाहता है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो एक्सट्रीम जाता है, वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कहता है कि जो स्टेट है उसका इंटरवेंशन होना चाहिए, जहाँ भी इनइक्वालिटी दिखे वहाँ पर स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए और स्टेट वेलफेयर का काम करना चाहिए, स्कीम लेकर आना चाहिए, पॉलिसीज़ लेकर आना चाहिए। लेकिन जो सोशल लिबरलिज्म है वो थोड़ा सा लिबरल बनता है, थोड़ा सा उसमें किफ़ायती देता है और ये बात करता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो हम जब सोशल लिबरलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्टेट प्लस जो आपके स्टेट और जो प्राइवेट सेक्टर है ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। यानी कि ये कॉरपोरेशन की बात करता है, कॉरपोरेशन की बात करता है, ठीक है। यानी कि एक सहकारिता की बात करता है कि एक सहचरवाद हो, दोनों में सहभागिता बढ़े स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर में। इसीलिए जो सोशल लिबरलिज्म का ही डेवलपमेंट आगे चलकर आप देखेंगे कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट हुआ, जो कि हमारे कंट्री में भी देखा जा सकता है इंडिया में कि मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, जहाँ पर ओवरऑल ना ही स्टेट कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को, ना ही ओवरऑल प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं कंट्रोल, दोनों का मिलकर साझेदारी होता है इकोनॉमी में। आप देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारी हमारे देश में PSUs कंपनियां भी हैं
वो बात अलग है कि जो प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट में, लेकिन कंसेप्ट हमारा यहाँ हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी की रही है और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अप्रोच को अपनाया है। ना ही हमने कैपिटलिज्म को अपनाया और ना ही हमने कम्युनिज्म या सोशलिज्म को अपनाया, हमने एक दोनों को मिलता जुलता हुआ रूप को अपनाया और उसी की बात करते हैं ये सोशल लिबरलिस्ट बात करते हैं, सोशल लिबरलिज्म बात करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि सोशल लिबरलिज्म जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात करेगा ये भी, यानी कि ये एक तरह से बात करेगा कि देयर शुड बी ए सेट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब ये सेट फंडामेंटल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेट प्रिंसिपल ऑफ या सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। जैसे कि पार्ट 3 में आप देख लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पे हमें क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। ये फंडामेंटल राइट्स हमें इनेबल करता है कि हम अपने ज़िंदगी को बहुत बेहतर रूप में एक ले जाएं और अपने ज़िंदगी को एक अच्छे पड़ाव पर ले जाएं और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएँ। तो सोशल लिबरलिज्म क्या बात करेगा, सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की भी बात करेगा। सेकेंड जो ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग की जो बात मेनली करेंगे वो है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इंडिया के ही हैं अमर्त्य सेन और इंडियन ओरिजिनेटेड है। और अमर्त्य सेन की जो फिलॉसफी रही है इकोनॉमिक फिलॉसफी, ये बात करते हैं कि आदमी की जो लिबर्टी है वो तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक आप उनको कैपेसिटी बिल्डअप ना करें, वो इस कैपेबल हो जाएं कि अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाएँ। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको दूंगा कि जैसे एक मॉन्क है और एक पुअर पीपल है। मॉन्क क्या करते हैं, मॉन्क भी अपना एक उपवास रखते हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, वो अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए फास्टिंग रख रहे हैं, अपने धर्म के अनुसार वो फास्टिंग रख रहे हैं, अपनी एक ओवरऑल जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसके लिए फास्टिंग कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा जगह पुअर पीपल भी है जो कि भूखा रह रहा है, भूखा सोने पर मजबूर है, लेकिन दोनों भूखे रह रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है। जहाँ मॉन्क के पास ये चॉइस है कि वो भोजन कर भी सकते हैं, ग्रहण कर भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास भोजन अवेलेबल है, तो वो या तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, बाई चॉइस वो फास्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप अपने हाउस होल्ड में बाई चॉइस किसी त्यौहार पर आप फास्टिंग करते हैं। लेकिन एक पुअर पीपल है वो आउट ऑफ कंपल्सन क्या है कि वो फास्टिंग रहने पर मजबूर हो रहा है, उसके पास दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि उसके पास फूड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ चॉइसेस की भी बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, यानी कि जब तक आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइसेस नहीं होगा तब तक आप में ये कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी और आप फ्रीली डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो लिबर्टी इन द सेंस ऑफ द सोशल लिबरलिज्म क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस भी है कि आपके पास कई एक ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप अपने जो चॉइसेस का अपने चुनाव का ढंग से एक्सरसाइज करें, तभी आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो सकते हैं और फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशल लिबरलिस्ट बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे कि एक मरीज़ है, मरीज बेड पर लेटा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या है कि वो ऐसा कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके पास कि उसको चलने फिरने नहीं दिया जा रहा है, वो उसको फ्री है वो कि वो बेड से उठ के चल फिर सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा वीक है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, कि रेस्ट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल से निकल कर इधर उधर जाके घूम फिर सके। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका लिबर्टी क्या होगा, कंस्ट्रेंट हो जाएगा, उसकी लिबर्टी में एक बाधा उत्पन्न है। और वो बाधा किस वजह से उत्पन्न हुई है, वो उसके कैपेबिलिटी के तौर पर उत्पन्न हुई है। तो इसीलिए कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ चॉइसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि जो सिविल सोसाइटीज़ है उसको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और उसको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तथा अकाउंटेबल होना चाहिए सिविल सोसाइटीज़ को, ठीक है। तो जो अमर्त्य सेन है वो गुड गवर्नेंस की जगह पर
आप याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस की जगह पर अमर्त्य सेन किसकी बात करेंगे, ये ह्यूमन गवर्नेंस की बात करेंगे, ह्यूमन गवर्नेंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, यानी कि मिनिमम जो गवर्नमेंट यानी कि स्टेट का मिनिमम कंट्रोल हो और साथ साथ जो भी पॉलिसीज है वो आप तक पहुंचे। लेकिन ह्यूमन गवर्नेंस क्या बोलता है कि ह्यूमन कैपेसिटी को निखारो, ह्यूमन कैपेसिटी को बिल्डअप करो, उनको चॉइसेस दो। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कि जो आज़ादी के बाद से हमारी गवर्नमेंट जो थी, जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे सोशलिज्म की तरफ, और इसलिए जो हमारी जो बुनियाद रखी गई वो सोशलिज्म की बुनियाद रखी गई। और आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जानते हैं कि जो डीपीएसपी का एक लार्जर पार्ट जो है वो सोशलिज्म को डेडिकेटेड है। अब उस समय क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल पुअर्स के लिए जो भी स्कीम बनाए जाते थे, जैसे कि मान लीजिए कि एक तरह से आपको ड्रेस दिया जाता था उस समय कि आप पुअर पीपल को साल में या महीने में कुछ कपड़े दिए जाएंगे पहनने के लिए। अब वो कपड़ा का कलर भी कौन डिसाइड कर रहा है, वो स्टेट डिसाइड कर रहा है, क्योंकि स्टेट के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर आदमी के पास क्या है, चॉइसेस क्या हुआ, लिमिटेड हो गया, क्योंकि उसको एक पार्टिकुलर रंग का ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, एक पार्टिकुलर फैब्रिक का ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, उसके पास दूसरा चॉइसेस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम कालांतर में आगे बढ़ते गए और हमारी अभी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का रुख कितना बदला है, वो किस ओर मूव किया है, वो सोशल लिबरलिज्म या फिर यूँ कह लें कि वो चॉइसेस को प्रेफरेंस देने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको डायरेक्ट आपको कपड़े या फिर राशन वगैरह या फिर जो भी सहायता है गवर्नमेंट से, वो डायरेक्ट एज ए गुड्स के रूप में नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपके जनधन खाते खोले गए हैं। जनधन खाते में आपको एक अमाउंट दिया जा रहा है, जो भी एक आता है गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट। अब उस अमाउंट के पास आपके पास क्या है, एक चॉइसेस आ गया आपके पास। अगर आपके पास अमाउंट है तो इट मीन्स दैट कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से उस अमाउंट का खर्चा कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि जो अमाउंट हमें राशि मिली है उस राशि को आप या तो कपड़े खरीदने में खर्चा कर सकते हैं, या तो बच्चों को पढ़ाने में खर्चा कर सकते हैं, या अपने मेडिकल यूज के लिए खर्चा कर सकते हैं, या डिफरेंट और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप खर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, जबकि जब डायरेक्ट कपड़ा दिया जाता था तो उसमें चॉइसेस बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं था आपके पास, आपको वही कपड़ा यूज करना पड़ता था। सेकंड चीज़ कि आज भी जो पीडीएस सिस्टम में दिया जा रहा है, तो पीडीएस सिस्टम में आपके पास अभी भी चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको अगर मान लीजिए कि कुछ अमाउंट ऑफ गेहूँ मिल रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ चावल मिल रहा है, तो पार्टिकुलर तरह का ही चावल आपको मिल रहा है, पार्टिकुलर तरह का ही गेहूँ मिल रहा है। हो सकता है कि आपकी फूड हैबिट अलग हो सकता है कि आप चावल ज़्यादा खाते हो, गेहूँ कम यूटिलाइज करते हो, तो आपके पास वहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ दोनों का दिया जा रहा है आपके पास। ठीक है, या आपके पास दाल मिल रहा है, तो दाल एक पार्टिकुलर किस्म का दाल है, उसमें भी आपके पास चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो रुख है अभी भी जो पीडीएस सिस्टम में, वो चॉइस बिल्डअप पे बात नहीं गई है अभी तक कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसकी कौन बात कर रहे हैं, ये सब सोशल लिबरलिस्ट बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि जो जोसेफ स्टिग्लिस हैं, ये हमने अमर्त्य सेन के बारे में बात कर ली। जोसेफ स्टिग्लिस जो हुए, जोसेफ स्टिग्लिस हुए, ये बात करेंगे पोस्ट वाशिंगटन कंसेशन की। पोस्ट वाशिंगटन कंसेंसस, जबकि हमने वाशिंगटन कंसेंसस में क्या देखा था कि WTO का फॉर्मेशन हुआ था। अब उसी के विरोध में ये पोस्ट वाशिंगटन कंसेंसस जनरेट हुआ। ठीक है, जो कि अब ये जो वाशिंगटन कंसेंसस था वो बात करता था, वो प्रो रिच था, उसमें रिच पीपल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, प्रो कैपिटलिस्ट था। जबकि जब ये पोस्ट वाशिंगटन कंसेंसस की बात करेंगे तो यहाँ पर
यहाँ पर जितने भी सिटीजन हैं उन सबको उसके साथ में लाएंगे और जो पुअर पीपल हैं उनकी बात करेंगे, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसकी बात होगी पोस्ट वाशिंगटन कंसेंसस में। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं, आप रिलेवेंस देखिए सोशल लिबरलिज्म का कि जिस तरह से 1990 आते तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और कहीं ना कहीं एक बोला जाता है कि डेट इज़ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो जो यूएसएसआर का कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर हो गया और कैपिटलिज्म जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आप देख लें कि कैपिटलिज्म में भी कितने ज़्यादा बदलाव हुए हैं, लिबरलिज्म में भी कितने ज़्यादा बदलाव हुए हैं और लिबरलिज्म को अपने आप में रिफॉर्म होना पड़ा है और सोशल लिबरलिज्म की तरफ एस्टेब्लिश होना पड़ा है, क्योंकि इसकी रिलेवेंस है। इसकी रिलेवेंस ये है कि देयर इज ए स्टिल इंटर स्टेट डिवीज़न, नॉर्थ एंड साउथ डिवीज़न है, अभी भी इंट्रा स्टेट डिवीज़न है, यानी कि इनइक्वालिटी विद इन द कंट्री है ना, बिटवीन द कंट्री एंड विद इन द कंट्री दोनों है। ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सबको साथ में आने के लिए आपको सोशल लिबरलिज्म का रुख अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये चल रहा, तो ये हुआ आज पूरा, मतलब कि सोशल लिबरलिज्म हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीकल्चरलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखिए मल्टीकल्चरलिज्म, यानी कि बहुसांस्कृतिकवाद। मल्टीकल्चरलिज्म यानी कि बहुसांस्कृतिकवाद। नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहुत सारे कल्चर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। देखिए हमारी जर्नी क्या रही है, फिर से याद कीजिए, रिकॉल कर लिए जर्नी कि क्लासिकल लिबरलिज्म था। क्लासिकल लिबरलिज्म में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो कौन सा आया, और साथ ही साथ सोशल मूवमेंट चल रहे थे, सोशलिस्ट मूवमेंट आ गया था और कम्युनिस्ट मूवमेंट उठ पड़ा था। इसीलिए लिबरलिज्म ने अपने आप में रिफॉर्म किया और आया मॉडर्न लिबरलिज्म। फिर मॉडर्न लिबरलिज्म के बाद फिर कौन सा आया, नियो क्लासिकल, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म का रिवाइवल था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा क्या, सोशल लिबरलिज्म। ठीक, अब कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जिसके कारण क्या होगा कि मल्टीकल्चरलिज्म का कंसेप्ट जनरेट हुआ होगा। कुछ तबका रह गया होगा जिसके बारे में बात नहीं हुई होगी, या कुछ तबके का और मार्जिनलाइजेशन हो गया होगा, यानी उनका विकास नहीं हो पाया होगा लिबरलिज्म के प्रिंसिपल से, यानी कि लिबरलिज्म के प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए होंगे। इसीलिए बात की जा रही है मल्टीकल्चरलिज्म के, यानी कि बहुसांस्कृतिकवाद की। देखिए, जब हम बहुत सारे कॉलोनीज हुए, कॉलोनियल स्टेट्स हुए, और कॉलोनियल स्टेट्स होने के कारण क्या हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ पूरे विश्व में। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कॉलोनीज हुई हैं एस्टैब्लिश, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर नहीं है बल्कि अनेक कल्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में ही देखें तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही नहीं है बल्कि और भी जाति और धर्म के लोग हैं। फॉर एग्जांपल कि इस्लाम है, मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख कम्युनिटी है, जैन है, पारसी हैं। तो इतनी सारी कम्युनिटी एक कंट्री में रह रही है, यानी कि इतने सारे कल्चर एक कम्युनिटी में रह रहा है। जो लिबरलिज्म जो बात करता है वो बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है। अब यहाँ पर देखा ये जा रहा था कि इंडिविजुअल फ्रीडम की जब आपने बात की तो जो कंट्री में जो कल्चर ज़्यादा डोमिनेट था उनका डेवलपमेंट तो हो पा रहा था, लेकिन जो कल्चर डोमिनेंट नहीं है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट गया और वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक विकास में कहीं ना कहीं वो हमेशा मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में वो गिने जाते हैं। उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, या फिर उन पे दबाव बनाया गया कि आप एक पार्टिकुलर कल्चर को अपना लें और उसमें एसिमिलेट कर जाएं। लेकिन जो मल्टीकल्चरलिस्ट जो लोग हैं उनका कहना ये है कि हर एक कल्चर की अपनी स्वतंत्रता है और उसको अपने तरीके से, उसको अपने जो वहाँ के वैल्यूज़ हैं, उस कल्चर के पार्टिकुलर जो फ्रेम ऑफ वैल्यूज़ हैं उसके तौर पे उनको जीने दिया जाए।
ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी का जो वैल्यू सिस्टम है और जो माइनॉरिटी पर उसको थोपा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में कितनी ज़्यादा इंटॉलरेंस बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कहीं पे बात होती है कि भारत में रहना होगा तो श्री राम कहना होगा, तो ये सब बातों को सीधे नकार देता है मल्टीकल्चरलिस्ट। दूसरी बात कि बात की जाती है कि अगर आपको एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके जो भी उसके कल्चरल जो ट्रेडिशन रहे हैं उसमें बाधा पहुंचाने की बात की जाती है। फॉर एग्जांपल कि आप देखे होंगे कि अगर कहीं पर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी अपनी जो भी उनकी धार्मिक भावना है उस भावना से वो पूजा अर्चना अदा करता है, तो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो उसको बाधा पहुंचाने के लिए आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में इन सबको कटाक्ष कौन करता है? ये मल्टीकल्चरलिस्ट कटाक्ष करता है, ठीक है। और ये बात करता है एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करेगा और साथ ही साथ माइनॉरिटी राइट्स की बात करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म किसकी बात करेगा? ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करेगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और दूसरी क्या बात करेगा? ये माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करेगा, राइट्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। इसके जो दो प्रोपोनेंट हुए मल्टीकल्चरलिज्म के, आपको इनको नोट कर लेना चाहिए और इनको बार बार आप यूज कर सकते हैं। भिखु पारिक, पहले विल किमलिका, एक हुए विल किमलिका, and second major proponent of multiculturalism was भिखु पारिक। दूसरे जो हुए वो भिखु पारिक हैं। मेनली ये दो प्रोपोनेंट हैं मल्टीकल्चरलिज्म के, इनको मेनली हमें पढ़ना है, विल किमलिका और भिखु पारिक को। देखिए अब हमने जैसे आपको एक बैकग्राउंड दे दिया कि किस वजह से मल्टीकल्चरलिज्म का जनरेशन हुआ और ये क्यों माइनॉरिटी के बारे में बात करता है, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। हमारे यहाँ कंट्री में बहुत ज़्यादा विविधता है कि ये कल्चर हो गया, मान लीजिए कल्चर ए है, कल्चर बी है, कल्चर सी है, डी है, ठीक है। तो ये मानकर चलता है, ये मानता है कि जो इनकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ है, इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ है, इनकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी। तो जो ये मेजॉरिटी जो है, जो बड़ा गोला आप देख रहे हैं, ये इनकी जो रिचुअल्स हैं इन पे थोपे ना जाए, इनको स्वतंत्रता मिले कि ये अपने तरीके से काम कर सके, ठीक है। दूसरी बात बात करते हैं कि कल्चर को बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि लिबरलिज्म में हमने देखा था कि वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था, जबकि ये कल्चरल राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीकल्चरलिस्ट का मानना है कि आदमी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कल्चर में जाकर होता है, यानी कि कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं वो आदमी को और भी तराशने और निखारने में मदद करता है, ठीक है। तो आदमी के कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो कल्चर के रोल को ये प्रायोरिटी देगा और उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो ये भी आप दोनों में डिफरेंस दे सकते हैं, लिबरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस है। ऐसा तो मल्टीकल्चरलिज्म को कहा जाता है कि मल्टीकल्चरलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ लिबरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? ये लिबरलिज्म का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। लिबरलिज्म में ही हम लोग देख रहे हैं कि उसी में कुछ ना कुछ सुधार करके और मल्टीकल्चरलिज्म को लाया जा रहा है, ठीक है। तो मेन आपने इसका प्रिंसिपल समझ लिया कि किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। पहला कि माइनॉरिटी राइट्स पे बेस्ड है, दूसरा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने की बात करता है, तीसरा कि ये बात करता है कि जो भी कल्चर है वो आदमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहायक होता है। चौथा ये बात करेगा मल्टीकल्चरलिज्म कि जो भी माइनॉरिटी जो राइट्स दिए जाएं वो इसलिए दिए जाएं, उसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है माइनॉरिटी राइट्स का। ये जो विल किमलिका मेन जो है इसके प्रोपोनेंट विल किमलिका, इसके जो मेन प्रोपोनेंट हुए हैं
ये जो अपने थ्योरीज का जो प्रिंसिपल का गठन करते हैं वो लक इगलिटेरियन पर, इगैलिटेरियनिज्म पर रखते हैं। ये लक इगलिटेरिज्म का कंसेप्ट आप यहाँ पे थोड़ा समझ लें। वैसे जो इक्वालिटी वाला जो हम लोग लेक्चर करेंगे, जो आइडियोलॉजी इक्वालिटी को जो हम पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम लक इगलिटेरिज्म की बात करेंगे। लक इगलिटेरिज्म ये बोलता है कि देखिए कि दो तरीके से इनइक्वालिटी हो सकती है, दो तरीके से लोगों में बिछड़ाव हो सकता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं। पहला जो है कि बाई चॉइस है, कि कोई एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है, वो बाई चॉइस, उनके पास चॉइस अवेलेबल था कि वो या तो पार्टिकुलर ए कंट्री में रहे या बी कंट्री में रहे। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक सेक्शन ऑफ कल्चर, वो कंट्री ए से माइग्रेट करके कंट्री बी में आता है, तो वो बाई चॉइस आया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिनके पास चॉइस अवेलेबल ही नहीं था, वो बाई लक वो पिछड़े सोसाइटी में जन्म ले लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था कि मैं इस परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हूँ या फिर किसी बड़े बड़े उद्योगपति के घर में पैदा हूँ। ये हमारे पास चॉइस अवेलेबल नहीं था। तो ये क्या है कि बिना चॉइस, हमारे पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं था, बाई कंपल्सन हम गरीब परिवार में पैदा हुए, बाई कंपल्सन हम गरीब सोसाइटी में पैदा हुए, बाई कंपल्सन हम माइनॉरिटी कम्युनिटी में पैदा हुए। अब जब बाई कंपल्सन ये हुए तो उनको ये बोलता है कि स्टेट को कोई ना कोई इनके लिए एफर्मेटिव एक्शन लेकर आना चाहिए और उनके उत्थान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी चॉइस नहीं थी, ये बाई चॉइस नहीं आए हैं। तो लक इगलिटेरिज्म क्या बोलता है, चॉइसेस पर बात करता है। चॉइसेस के बेसिस पर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसको जो विल किमलिका जो बात करते हैं, एक नेशनल माइनॉरिटी की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे ये इमिग्रेंट्स के बारे में एंड रेफ्यूजीज के बारे में। ठीक है, तो इनके पास तो चॉइसेस था इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजी का कि ये किसी और कंट्री में जा सकते थे या अपने ही कंट्री में रह सकते थे, जबकि जो नेशनल माइनॉरिटी हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो बाई चॉइस एक पार्टिकुलर कम्युनिटी में जन्मे नहीं है, बाई चॉइस उनके पास कोई ऐसा चॉइस नहीं था कि वो चूज कर सके कि हम किस फैमिली में जन्म लें ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो सके। तो इनके पास कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए इनके लिए जो विल किमलिका बोलते हैं स्पेशल राइट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेशनल माइनॉरिटीज़ के लिए विल किमलिका बोलते हैं कि स्पेशल राइट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो जहाँ यहाँ भी आप डिफरेंस देख लें लिबरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म में। ठीक, लिबरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म में दोनों में डिफरेंस आप देख लें यहाँ भी कि जो लिबरलिज्म है और जो मल्टीकल्चरलिज्म है, ये क्या करता है, ये इक्वालिटी की बात करेगा, जबकि ये क्या कर रहे हैं, ये स्पेशल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि स्पेशल राइट्स किसको देने चाहिए, माइनॉरिटीज़ को, जो नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं उनको दिए जाने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे कंट्रीज में मुस्लिम्स हैं, ठीक, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनको स्पेशल राइट्स दिए जाने चाहिए। ठीक, अब ये स्पेशल राइट्स में ये तीन राइट्स के बारे में बात करते हैं। एक है सेल्फ गवर्नेंस, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और तीसरा जो स्पेशल राइट के बारे में बात करेंगे वो है पॉली एथनिक राइट। ये जो दो राइट्स है ये नेशनल माइनॉरिटीज़ के लिए अवेलेबल है, और इस राइट्स के बारे में बात करेंगे ये इमिग्रेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर लोकेशन में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, एक लोकेशन में मुस्लिम कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में बात करूँ तो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर इनको सेल्फ गवर्नेंस की पावर दे दी जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो अपना रेगुलेशन सेल्फ ढंग से कर सकें ताकि उनके कल्चर के अनुसार
कल्चर के अनुसार वो अपना डेवलपमेंट कर सके, कोई ऊपर से किसी गवर्नमेंट का दबाव ना हो, ना ही मेजोरिटी का दबाव हो। यहाँ पर यानी कि आप देख रहे हैं कि वन साइज फिट फॉर ऑल की भी प्रिंसिपल को ये नकारते हैं, क्योंकि देखिए सेंटर से जो भी या फिर स्टेट से जो भी पॉलिसीज़ बनते हैं, जो भी स्कीम बनते हैं, वो सबके लिए बनते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस डाइवर्सिटी को वन साइज फिट फॉर ऑल हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चॉइसेस आदमी के डिफरेंट होंगे, फूड हैबिट्स डिफरेंट होंगे, रहने सहने लाइफ स्टाइल डिफरेंट होगा, दोनों की बिलीफ्स अलग होंगे। तो उस सिस्टम को देख के ही पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए। तो जो कम्युनिटी, जो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, एक लोकलाइज्ड कम्युनिटी है, तो उस लोकेशन के अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसमें पार्टिकुलर जो कम्युनिटी रह रही है वो बेहतर रूप से उसको समझ सकेगी। इसलिए ये बोलते हैं सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि अपना गवर्नेंस खुद कर सकता है। दूसरा कि ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आप देख रहे कहीं भी जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन देख ले, पॉलिटिकल स्फेयर में रिप्रेजेंटेशन देख ले, अगर उनकी तादाद कम है तो उनकी जो बात है वो एक नेशनल लेवल तक नहीं आ सकती है, लोगों के सामने नहीं आ सकती है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। जब उनकी ज़रूरतें लोगों के सामने नहीं आएंगी तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और ना ही गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसीज़ बना पाएगी। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की भी बात की जाती है कि उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। फॉर एग्जांपल अभी अपने सोसाइटी में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, भले ही हमारे पंचायती राज लेवल पर उनकी रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन पार्लियामेंट लेवल पर अभी भी उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो पॉलीएथनिक जो राइट्स है ये इमिग्रेंट्स को देने के लिए बात की जा रही है। ये बोलते हैं कि स्पेशल राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? नेशनल माइनॉरिटी के लिए है, क्योंकि ये बाय चॉइस ये यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं बने हैं, इनकी अपनी मजबूरी है, इनके पास कोई चॉइस नहीं था। दूसरी बात, जब ये इमिग्रेंट्स के बारे में बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि इमिग्रेंट्स बाय चॉइस आए हैं, उन्होंने अगर कोई कंट्री को चूज किया है तो उनकी चॉइस है। इसीलिए यहाँ पर इनकी एसिमिलेशन जो प्रोसेस है दूसरे कल्चर में, यानी दूसरे कल्चर में मिलजुल के रहना इनके लिए आसान है और इनको कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरे कल्चर में जाके मिक्सअप हों। ठीक है, और इसलिए इनको कुछ पॉलीएथनिक राइट्स दिए जाए, जिस राइट से ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो आसानी से उसमें एसिमिलेट हो पाए, उसमें भागीदार बन पाए, वह इमिग्रेंट्स के लिए कहें। ठीक है, आपको यहाँ पर डिफरेंस अगर आपको पता है या नहीं है कि इमिग्रेंट्स किसको कहते हैं और एमिग्रेंट्स किसको कहते हैं। एक ई से शुरू होता है, एक आई से शुरू होता है। तो जो आते हैं उसको हम लोग इमिग्रेंट बोलते हैं और जो जाते हैं उसको हम लोग एमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर जो कंट्री लीव कर रहा है वो एमिग्रेंट हो गया, जो कंट्री में इन कर रहा है वो इमिग्रेंट हो गया। फिर साथ में अब बात है क्या, मल्टीकल्चरलिस्ट जो विल किमलिका है वो रिफ्यूजी के लिए भी ये सब राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि रिफ्यूजी को कोई स्पेशल राइट्स या उसके खिलाफ हैं। ये क्यों खिलाफ है? तो यहाँ पर देख लिए कि जो रेफ्यूजी हैं पहले तो बाई चॉइस हुए हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि अगर हम रेफ्यूजी को अलाउ कर रहे हैं अपने कंट्री में तो डैट विल बी द एक्स्ट्रा बर्डन ऑन आवर स्टेट। हमारे स्टेट में खुद ही मतलब कि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो हम एक एक्स्ट्रा बर्डन को कैसे अपने आप में वहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स होगी, वो डिफरेंसेस बढ़ेंगे, क्लासेस होंगे। तो इसलिए ये रिफ्यूजी को अलाउ नहीं करते हैं कि उनको स्पेशल राइट्स दिए जाए। ठीक है, और ये बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ डैट आप क्या करें कि जो मदर कंट्री है जहाँ से वो रिफ्यूजी आ रहे हैं उन पर प्रेशर बनाइए, प्रेशर बिल्डअप कीजिए, ताकि वहाँ पे वो व्यवस्था अच्छी करें अपने कंट्री में। वहाँ पर आप कुछ ऐड दे दीजिए ताकि उनका वहाँ से माइग्रेशन ना हो, वहीं पर उनको डेवलपमेंट अच्छा मिल जाए तो वो क्यों माइग्रेट होकर आएंगे दूसरी जगह। और दूसरे कंट्री में अगर कोई इंसर्जेंसी हो रही है, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ, कि म्यांमार से अगर उनको भगाया गया तो वो कहीं बांग्लादेश में जाके शरण ले लिया उन्होंने और इंडिया में आकर शरण ले लिया। लेकिन हमारी भी अपनी मजबूरी है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपकी भरण पोषण कर सके। हमारे यहाँ डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हंगर इंडेक्स में हम लोग नीचे हैं और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में इतना हम लोग का ख़राब सिचुएशन है कि हम लोग एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग बियर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, हमें म्यांमार पे, बांग्लादेश पे, इन पे प्रेशर बिल्डअप करना होगा ताकि उनके लिए कुछ अच्छा पॉलिसी का निर्माण करें और उनका माइग्रेशन यहाँ पर ना हो सके। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर मान लीजिए कि आप एज आपको बुलाया गया कि आप क्या कर सकते हैं इसमें कि
रोहिंग्या मुस्लिम का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बंद हो जाए, या फिर उनको बाहर कैसे हम लोग बांग्लादेश में फिर से इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो म्यांमार में उनको रीइस्टेब्लिश कैसे करवा सकते हैं। तो इस पर आप विचार कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ लॉ बना देने से काफ़ी नहीं है। अगर हम सीए कानून लेके आ रहे हैं, एनआरसी कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन ठीक है अगर मान लीजिए कि सीए कानून के थ्रू आपने रोहिंग्या मुस्लिम को बाहर निकाल भी दिया, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? वो कहाँ जाएंगे? आप ऐसा थोड़ी आप किसी कंट्री को बोल दोगे कि आप इनको रख लो। बांग्लादेश क्यों रखेगा? म्यांमार क्यों रखेगा? वो रिफ्यूज़ कर देगा रखने से, बोले हमारे सिटीजन नहीं है, हम क्यों लें इनको वापस। तो एक एक्स्ट्रा बर्डन ही आपके कंट्री पे बढ़ेगा, एक एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा कि वो कुछ इनसिक्योरिटी या फिर जो इंसर्जेंसी के काम में वो लिप्त ना हो पाए। ठीक है, तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये स्पेशल राइट्स सिर्फ और सिर्फ नेशनल माइनॉरिटीज़ और इमिग्रेंट्स को वो पॉलीएथनिक राइट्स देने की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भिखु पारिक का, ये विल किमली का हो गया। नेक्स्ट है भिखु पारिक का विचार मल्टीकल्चरलिज्म पर क्या था। भिखु पारिक, देखिए भिखु पारिक जो है वो इस बात से एतराज़ करते हैं कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो लिबरलिज्म का एक्सटेंशन है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोलेंगे कि जो लिबरलिज्म है उनमें इतनी ज़्यादा एरोगेंस है अपने वैल्यू सिस्टम को लेकर कि वो अपने वैल्यू सिस्टम को सबसे सुपीरियर मानते हैं। अब बताइए कि जो भी ऐसा रिलीजन हो, जो भी ऐसी समाज हो, ऐसा समाज हो कि जो कि अपने वैल्यू को बहुत ज़्यादा रिजिड, जो ऊपर मानता हो, सुपीरियरिटी मानता हो, सुपीरियर मानता हो, तो क्या वो समाज फ्लेक्सिबल हो पाएगा? क्या वो समाज लिबरल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा वो लिबरल। वो एक तरह से रिजिड हो जाएगा, क्योंकि वो अपने वैल्यू सिस्टम को ही प्रोजेक्ट करने पर रहेगा। वो किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो ये बोलते हैं कि जो मल्टीकल्चरलिज्म का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ कि जो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात की जा रही है, ये लिबरलिज्म का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, क्योंकि लिबरलिज्म अपने आप में क्या है, एक रिजिड हो चुका है और वो अपने ही वैल्यू सिस्टम को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता है। ठीक है, दूसरी बात ये बात करेंगे कि ये विल किमलिका से सहमत नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि स्पेशल राइट्स दिए जाने चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी, जो एक पार्टिकुलर माइनॉरिटीज़ को, नेशनल माइनॉरिटी को दिए जाने चाहिए। ये बोलते हैं, ये उसके आगे की बात करते हैं भिखु पारिक। ध्यान से सुनिएगा कि भिखु पारिक क्या है कि वो उसके आगे की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि जो स्पेशल राइट्स जो आपने बात की है ना, वो स्पेशल राइट्स को आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल माइनॉरिटी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उसको इमिग्रेंट्स को भी देना चाहिए और उसको रिफ्यूजी को भी देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एक कंडीशन लगाते हैं हार्म प्रिंसिपल की। हार्म प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कि देखिए ये क्या बात करते हैं, हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं भिखु पारिक। और ये बोलते हैं कि जो भी राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलने चाहिए, बल्कि रेफ्यूजी और इमिग्रेंट्स दोनों के लिए अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि इन तीनों कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होने चाहिए। वो एक कंडीशन रखते हैं हार्म प्रिंसिपल की, बोलते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी से अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई हार्म नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपको उसको अलाउ कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि स्कूल में अगर लड़कियाँ, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की लड़कियाँ जाकर हिजाब पहन कर जाना चाहती हैं, तो स्कार्फ लगा कर जाना चाहती हैं, तो उनको अलाउ करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए कि आप अपने स्कूल में स्कार्फ पहन कर नहीं आ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये देते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जहाँ पर देखा गया है कि संडे को छुट्टी दी जा रही है, संडे को आपका मतलब कि एक लीजर पीरियड होता है, उस दिन आपको छुट्टी मिलती है आपके ऑफिस से, आपके गवर्नमेंट ऑफिस से भी, चाहे प्राइवेट ऑफिस से। ये बोलते हैं कि अगर इसमें कोई आपको खतरा नहीं है, कोई ऐसा हार्म नहीं है, तो आप क्यों ना एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को देखते हुए और आप फ्राइडे को भी आप क्या कर सकते हैं कि हॉलीडे घोषणा कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये ज़्यादा मल्टीकल्चरलिज्म अप्रोच होगा कि आप संडे को सिर्फ छुट्टी नहीं दे रहे हैं, बल्कि फ्राइडे को भी छुट्टी दे रहे हैं, और वो फ्राइडे को छुट्टी एक पार्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसकी अपनी बिलीव है, अपना बिलीव सिस्टम है, तो अगर आपको
उनके जो लाइफ स्टाइल है उनसे कोई खतरा नहीं, कोई सिक्योरिटी के तौर पर खतरा नहीं है, तो आपको उनके हिजाब पहनने पर बैन नहीं लगा देना चाहिए, जैसे कि फ्रांस में लगा दिया गया। साथ ही साथ संडे को जो छुट्टी आप देते हैं तो उन पर एक कंपल्सन के रूप में नहीं दिया जाए कि आपको संडे को ही छुट्टी लेंगे, फ्राइडे को भी उनके लिए छुट्टी एक की तरफ रख देना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी क्या है, वो फ्राइडे को वो शुभ दिन मानता है और उनका नमाज वगैरह अदा करना होता है, तो वो फ्राइडे को जाकर उनको छुट्टी अगर दे दिया जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और इससे हमारे के लिए कोई सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा है। तो थोड़ा लिबरल हम लोग बने और इसमें अपना सुधार ला सकते हैं। ये बात करते हैं भिखू पारिक। ठीक है, तो आपने भिखू पारिक को देख लिया, विल किमलिका को देख लिया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज के दौर में जो मल्टीकल्चरलिज्म का जो रिलेवेंस क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीकल्चरलिज्म का रिलेवेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना सारा एग्जाम्पल दिया और वो प्रेजेंट एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे कंट्री में कि कुछ तत्व ऐसे हो चुके हैं, कुछ असामाजिक तत्व ही हम उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमेशा दबाने के लिए उतारू रहते हैं और उनका मानना है कि एक पार्टिकुलर धर्म ही हमारे देश में प्रिवेल कर सकता है और वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, अपनी जो मान्यता है उन पर थोप रहे हैं। आपको कोई अगर एक कंट्री में ये बोले कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा, श्री राम कहना होगा, तो ये कितनी ही बहुत ही बचकानी बात है और बहुत ही ज़्यादा एक सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात है, क्योंकि आप एक पार्टिकुलर रिलीजन पे, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी पे अपनी सोच को थोप रहे हैं। हम लोग सब अपने बिलीफ सिस्टम से ही चल रहे हैं ना, हम लोग उसी को डिफेंड कर रहे हैं ना, क्योंकि बोला गया रामचरितमानस में ही बोला गया है कि जिस तरह से आप संसार को देखेंगे उसी तरह से प्रभु आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जिस तरह से आप पूरे संसार जा दृष्टि सा दृष्टि जो बोला जाता है कि जिस तरह से आपकी दृष्टि होगी उसी तरह से आपको संसार दिखाई देगा। तो हम लोग सब क्या कर रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो कि एक पार्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के ऊपर हावी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि हमारी सामाजिक सौहार्दता को बिगाड़ता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि लोग हैं जो कि कुंठित मानसिकता के ही लोग, हम लोग उसको बोलेंगे कि वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आफ्टर ऑल हम लोग सब एक ह्यूमन बीइंग है और अपना एक एग्जिस्टेंस है, जिसके लिए हम हमेशा एक परस्पर कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट किस तरह से उसको और सुधारा जाए। तो अगर मान लीजिए कि आप जो पुरानी सड़ी गड़ी चीज़ें हैं अगर उसको बार बार लेकर आते हैं तो वो समाज डेवलप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी बात इसलिए हम लोग देखते हैं कि आजकल इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इनटॉलरेंस जो है अपने समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक, तो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हो जाए या पार्टिकुलर रिलीजन के लिए हो जाए, इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसीलिए मल्टीकल्चरलिज्म का अप्रोच ज़रूरी है सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए। ठीक, दूसरी बात यह है कि अभी हमने आपको बताया था कि नॉर्थ एंड साउथ डिवीज़न है। नॉर्थ एंड साउथ डिवीज़न भी है। इनइक्वालिटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी विद इन द कम्युनिटी और आउटसाइड द कम्युनिटी है। उसके बाद फिर देखते हैं कि इनइक्वालिटी के अलावा और हमारे मतलब कि आजकल जो परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है उसमें आप क्या देख सकते हैं। ठीक, तो मेनली इनइक्वालिटी है, इंटॉलरेंस है, नॉर्थ एंड साउथ डिवीज़न है, जिसके तौर पे हमें क्या करना चाहिए, रिलेवेंस। ये रिलेवेंस आपका रखता है मल्टीकल्चरलिज्म अप्रोच का। ठीक, अब आप देख लीजिए कि जो अर्ली जो सिस्टम था मल्टीकल्चरलिज्म का अप्रोच आप देख सकते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मल्टीकल्चरलिज्म का अप्रोच दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 29 तक आप देख लें तो आपको एक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 29 बोलता है कि आप अपने
अपने जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, अपने जो लैंग्वेज है उसके लिए आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट जो कम्युनिटी है, डिफरेंट जो लैंग्वेज के तौर पर या एथनिटी के तौर पर जो डिफरेंट कल्चर जो डेवलप हुए हैं, वो कल्चरल मैनेजमेंट की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 29। तो हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप देखें कि कितना ज़्यादा मॉडर्न है। उस समय ही मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उन्होंने इस बात को देख लिया था और उसके अनुसार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क रखा था, और हम देख सकते हैं कि आज भी वो कितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। तो ये है मल्टीकल्चरलिज्म का रेलेवेंस, ठीक है। और कोई भी एक प्रोग्रेसिव जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें आप इन सब चीज़ों को ज़रूर देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, अब हम इसका क्या पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। क्रिटिसिज्म किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, मल्टीकल्चरलिज्म का क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं। पहला जो क्रिटिसिज्म है वो फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आता है। फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से जो थिंकर्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं वो सुसैन मोलर हैं। सुसैन मोलर बोलते हैं कि कोई भी कम्युनिटी हो, ठीक है, आपने ठीक है कल्चर को आप बढ़ावा देने के लिए उनको एक पार्टिकुलर स्पेशल राइट्स दे दिया है, लेकिन जो विदिन जो कम्युनिटी, विदिन जो कल्चर जो वीमेन पर जो बीत रही है उसको आपने एड्रेस नहीं किया है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द जो कल्चर है वो बेस्ड है किस पे, पैट्रियार्की पर। तो इसलिए ये बोलते हैं कि मल्टीकल्चरलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि यहाँ पर वीमेन के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा है, ठीक है। एक पार्टिकुलर अगर मान लीजिए कि कल्चर को आपने बढ़ावा देने की बात की है, लेकिन वो पार्टिकुलर विद इन द कल्चर क्या है, पैट्रियार्की है, और वो पैट्रियार्की को बढ़ावा देने वाला जो कि वीमेन का इससे कोई भला नहीं हो सकता है। दूसरा जो क्रिटिसाइज करेंगे वो अमर्त्य सेन करेंगे। अमर्त्य सेन बोलते हैं कि जो मल्टीकल्चरलिस्ट का जो अप्रोच है ना उससे घेटोवाइजेशन बढ़ेगा। ये घेटोवाइजेशन क्या है कि अगर मल्टीकल्चरलिज्म जो अप्रोच आता है तो उससे एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ कल्चर एक एलिनेट हो जाता है, डिफरेंस जनरेट करता है, कल्चर में डिवाइड जनरेट कर रहा है, कौन, मल्टीकल्चरलिज्म। और ये डिवीजन से क्या होगा, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं से कोई बाहर से कम्युनिटी आती है और वहाँ पर हम उसकी कल्चर राइट्स के बारे में बात करते हैं तो आप देखते हैं कि क्लैश बढ़ता है, दो कम्युनिटी के बाद में क्लैश होना उत्पन्न हो जाता है, और वो फिर हमारे क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो जाता है। तो ये घेटोआइजेशन के बारे में बात करेंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, ओरिजिनेट करता है घेटोआइजेशन। तीसरा जो क्रिटिसाइज करते हैं वो है ब्रायन बेरी हैं, और ब्रायन बेरी भी बात करेंगे क्या है कि मल्टीकल्चरलिज्म जो अप्रोच है वो किसको ओरिजिनेट करेगा, वो सोसाइटी में डिवीजन को क्रिएट करेगा, डिवाइड करेगा सोसाइटी को, जिससे क्या होगा कि बिटवीन द कल्चर, बिटवीन द कम्युनिटी, क्लैश बिटवीन द कम्युनिटी बढ़ेगा और एक तरह से इनसिक्योरिटी जनरेट होगा। तो ये बात करेंगे बेरी, इस तरह से मल्टीकल्चरलिज्म अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट है चंद्रन कुकाथास ये भी बात करेंगे कि ठीक है कि आपने क्या है, कल्चर को आइडेंटिफाई किया, कल्चर को रिकॉग्नाइज किया और उनको स्पेशल राइट्स देने की बात की, लेकिन जो विद इन द कल्चर जो है, एक विद इन द कल्चर जो कम्युनिटी है, विद इन द कल्चर भी क्या हो सकता है, इन डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर कल्चर है, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी है, माइनॉरिटी ग्रुप है, उसके आपने क्या किया, उसको राइट्स दे दिए, लेकिन विद इन द जो उस कम्युनिटी के विद इन, जैसे कि LGBT है, LGBTQ जो ग्रुप है उसके राइट्स में के बारे में आपने बात नहीं किया, तो ये तो हम अभी भी मार्जिनलाइज के रूप में बने रहेंगे, मार्जिनल सेक्शन के रूप में बने रहेंगे। वीमेन राइट्स है, अभी हमने बात की थी वीमेन राइट्स, इसके बारे में आपने बात नहीं की है। उसके बाद विद इन द कम्युनिटी हो सकता है कि इकोनॉमिकल डिवीजन हो, ठीक है,
उसके बाद विद इन द कम्युनिटी हो सकता है कि सोशल डिवीजन हो सकता है ना कि एक पार्टिकुलर कास्ट के लोग हों, दूसरे पार्टिकुलर कास्ट के लोग हों, दोनों में डिवीजन है। तो इसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी क्या है वो बनी रहेगी। आपके इस अप्रोच से इनइक्वालिटी दूर नहीं हो सकता है। अब इसको दूर करने के लिए, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए कंसेप्ट जनरेट हुआ जो है कॉस्मोपॉलिटन कंसेप्ट। जो कॉस्मोपॉलिटन के जो प्रोपोनेंट है वो भिखु पारिक ही माने जाते हैं। भिखु पारिक ऐसा मानते हैं कि इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन जो आया है, ग्लोबलाइजेशन की जो अप्रोच आया है, तो बहुत सारे कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग जा रहे हैं, आसपास जा रहे हैं, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। और इस तरह से क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज डेवलप हो चुकी हैं जो कि कॉमन हो, जो कि दो कल्चर के बीच में कॉमन है। जैसे कि ह्यूमन डिग्निटी की बात, तो ह्यूमन डिग्निटी पर सब कम्युनिटी राजी होंगे, हिंदू भी राजी हो जाएंगे, मुस्लिम भी राजी हो जाएंगे। तो हमें ऐसे कॉमन जो कल्चर डेवलप हुआ है, इन कल्चर के मिक्सअप से एक नया जो कल्चर डेवलप हो रहा है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है उसका कंसेप्ट यही है कि बहुत सारे कल्चर मिलकर कुछ ऐसे वैल्यूज़ पर राजी हो जाए जिससे कोई से एतराज़ नहीं है, किसी को ह्यूमन डिग्निटी से कोई एतराज़ नहीं है। ठीक, तो आप ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात कीजिए। किसी को जैसे कि मुस्लिम के स्कार्फ पहनने से एतराज़ नहीं है तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं। किसी को एतराज़ है क्या कि फ्राइडे को छुट्टी दे दिया जाए, कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में रहते हैं, आपको संडे को छुट्टी चाहिए तो आप संडे को छुट्टी ले लें, लेकिन एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फ्राइडे को छुट्टी लेने दें, उनकी जगह पर आप उस दिन काम कर लें। तो ये सब बारे में बात कौन करेंगे? ये भिखु पारिक बात करेंगे। और मल्टीकल्चरलिज्म का जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है उसमें बात की जाती है ये कि बहुत सारे मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो रहा है, जो कल्चर आपस में मिक्सअप हो रहे हैं तो एक नया कल्चर का विकास हो रहा है। आप देखेंगे सिटी में एक न्यू तरह का कल्चर डेवलप हुआ है, जहाँ पर आप ना ही कास्ट का बैरियर देखेंगे, ना ही क्लास का बैरियर देखेंगे, एक अलग ही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज हमारा पूरा एक लिबरलिज्म का जो ओवरऑल था थ्योरी वो ख़त्म हो जाता है। लिबरलिज्म यहाँ पर समाप्त होता है। लिबरलिज्म में हमने क्लासिकल देखा, मॉडर्न देखा, नियो क्लासिकल देखा, सोशल लिबरलिज्म देखा, और अभी हमने मल्टीकल्चरलिज्म भी देखा और कॉस्मोपॉलिटन भी देखा। तो इस तरह से पूरी तरह से लिबरलिज्म का क्लास समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।